अरविंद केजरीवाल ने एनआरसी के ताल्लुक से बयान दिया था। मनोज तिवारी के ताल्लुक से शिकायत दर्ज हो गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। साथ ही साथ आप लीडर सुबोध भारद्वाज के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर एनआरसी के मुतालिक अफवाहें फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। बीजेपी लीडर रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में इस्तकबाल है। रवि किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एनआरसी को लेकर के अभी दिल्ली में सियासत गर्म हो रही है और अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, मनोज तिवारी ने रिएक्ट किया और अब शिकायतें भी दर्ज हो रही है, तो एनआरसी को लेकर के इस तरह की सियासत करना किस तरह से सही है? बहुत ही वाहियात लगा हमको ठेस भी पहुंची और इनके शब्द बड़े वाहियात लगे। वाहियात इसलिए लगे क्योंकि हमको ये सडनली चुनाव के पहले ये कम्युनल वाली बातें करना और कम्युनल राइट्स जैसी चीजों का माहौल देना, फ्री जहाँ पे स्वतंत्र भारत है, जहाँ मोदी जी चाह रहे हैं कि हम लोग एक पावरफुल कंट्री बन रहा है, पूरा देश विश्व सम्मान कर रहा है, और ये ओछी राजनीति है जो बहुत ही गंदे तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा, जो एनआरसी और मनोज तिवारी को सबसे पहले भागना होगा। ऑल दिस इज नॉट द वे। वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, वहाँ सेकेंड टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 45% पूर्वांचली वहाँ बसते हैं, कई पीढ़ियों से वहाँ दिल्ली में रहते हैं, वहाँ गुजर बसर रोजी रोटी उनकी चलती है। एमसीडी के चुनाव में यही पूर्वांचलियों ने उनको पटक दिया था, बुरी तरह हार गए थे, जहाँ मैं भी कैंपेन में था उसमें, और अब फिर ये बुरी हार की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो केजरीवाल अपनी हार को देखते हुए ये सब वाहियात सी बयानबाजियां कर रहे हैं। ठीक है रवि किशन जी, समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान दिया, मनोज तिवारी के ताल्लुक से शिकायत दर्ज हुई, आपका रिएक्शन आया, पार्टी का रिएक्शन आया, समझ में आता है। लेकिन बीजेपी के दूसरे लीडरान भी जो है वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो भी एनआरसी के ताल्लुक से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज नहीं होती। रवि किशन से हमारा ताल्लुक मुनक़ते हो गया है। बेहद शुक्रिया रवि किशन आपका। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में दफा 370 हटाने के बाद से अभी तक हालात जो है मामूल पर नहीं आ रहे हैं। अभी भी 144 नाफिज है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है नहीं देखा जा रहा है सड़कों पर। दुकानें बंद है, तिजारती मराकज़ बंद है, स्कूल खोले गए हैं लेकिन उसमें स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी तक कश्मीर जो है हालात मामूल पर नहीं आ पा रहे हैं। कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद से हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। हालांकि बंदिशें हटा दी गई है, ताहम अभी भी दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर के हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक एरिया में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछले 52 रोज़ से हालात यहाँ पे बने हुए और जो दफ़ा 370 और 35 से हटाए जाने के साथ जो यहाँ पे बंदिशें और 144 नाफिज कर दिया गया। हालांकि बंदिशें तो हटा दी गई है लेकिन दफ़ा 144 अभी भी नाफिज है और यहाँ पे हसास मुकामात पे पुलिस और सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है और जगह जगह पे इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम लाल चौक की बात करें तो यहाँ पे जो कई रोज़ तक यहाँ पे कांटेदार तार बिछी रही और यहाँ पे किसी भी गाड़ी को इस रास्ते से चलने की इजाज़त नहीं थी। और वहीं हम देखें तो यहाँ पे अभी जो निजी गाड़ियाँ और जो ऑटो रिक्शाज है वो सड़क पे दौड़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी 52 रोज़ गुजर जाने के बाद भी नदारद है। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे सुबह 9 बजे तक दुकानें तो खुलती है लेकिन 9 बजे के बाद पूरा मार्केट सुनसान हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे अजीत डोवल जो एनएसए है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस बार वो क्या उनका प्रोग्राम है उसके लिए पूरा वजाहतन नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ पे वो आला सतह जो अफसरान की है मीटिंग लेंगे और यहाँ पे हालात का जायज़ा लेंगे और आगे किस तरह से हालात पे काबू पाया जाए उसके लिए वो बात करेंगे। लेकिन अगर हम पिछले दौरे की बात करें, जब यहाँ पे 370 हटाया गया था उसके बाद उन्होंने 11 दिन यहाँ पे स्टे किया था और उस दौरान वो हसास मुकामात पे गए थे, चाहे वो श्रीनगर का डाउनटाउन एरिया हो या फिर शोपियाँ वहाँ गए थे, वहाँ पे खाना उन्होंने खाया था और उसके बाद यहाँ पे 11 रोज़ तक वो रहे थे। लेकिन इस बार वो कितने दिन यहाँ पे रहते हैं और क्या किन लोगों से मिलते हैं या कहाँ कहाँ जाते हैं उसके लिए अभी तक कोई भी बात नहीं कही जा रही है। लेकिन हालात की बात करें तो हालात जूं के तूं अभी बने हुए हैं। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।
कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी वजह से सनती शोबे में काफी मनफी असरात देखने को मिल रहे हैं। सनती शोबे से जो भी अफराद जुड़े हुए हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मईशत में काफी बुरा असर पड़ रहा है। देखिए मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। वादी के मौजूदा हालात की वजह से जिंदगी का हर शोबा पटरी से नीचे आ गया है। यहाँ पर कायम सनती कारखाने भी बुरी तरह से इस सूरत हाल की लपेट में आ गए हैं। दफा 370 के खात्मे के बाद अमन कानून की बहाली के गरज से आयद की गई बंदिशों और इम्तनाई अहकामात से कारखानों में मुख्तलिफ अशिया की पैदावार में काफी कमी रोनमा हो गई है। वहीं दुकानों और कारोबारी इदारों के लगातार बंद रहने से बाजारों में डिमांड और सप्लाई का ग्राफ भी तेजी से नीचे आ गिरा है, जिसका बराह रास्त असर कारखानों के टर्नओवर पर पड़ा है। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों खासकर जुनूबी हिस्सों में बेशतर सनती कारखानों में कामकाज ठप पड़ा है। सिचुएशन क्रिएट हो गई, उससे हमारी जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, टोटली बैकफुट पे आ गए हैं। गवर्नमेंट से मेरी यही इल्तिजा है कि कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप उनको उठाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि अब हम और लॉस बेयर नहीं कर सकते। यूनिट होल्डरों का कहना है कि मौजूदा हालात ने सनती शोबे की कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे में बैंकों से हासिल शुदा कर्जों की अदायगी में भी रुकावटें हायल हो गई हैं, जबकि कश्मीर में लगातार इंटरनेट की पाबंदी ने रही सही कसर पूरी कर ली है। बैंक के पैसे बकाया है, इंटरेस्ट नहीं कहीं से आ रहा है, क्या करेंगे हम? टेली कम्युनिकेशन की वजह से बैठ गए हैं, सब सारा धंधा बेकार हो गया है हमारा। लोकल इंडस्ट्री है वो तो पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कहती है कि अखबारों में निकलता है यहाँ पर नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पर ये हो जाएगा, या मगर मैं खुदारा इनसे ये अपील करता हूँ जो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है पिछले 70 साल से इंडस्ट्री, उन वो कहाँ पर पहुँच गई है? वो तो दिवालेपन पर पहुँच गई। टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े 2 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार पहले ही मुतासिर हुआ है। सनती कारखानों से वाबस्ता सैकड़ों मुलाजमीन भी अपने रोजगार को लेकर फिक्रमंद हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में महज MSME के 50,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं और कश्मीर की मईशत में इन कारखानों का एक कलियदी रोल रहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है जारी है। आपको बता दें कि मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन दलीलें पेश कर रहे हैं। राजीव धवन का कहना है कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या मंदिर मुनहदम किया गया था या फिर नहीं। सदियों पुराने विवाद मामले में फैसले की घड़ी करीब आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट को यह समझाना है कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था या फिर वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पक्षकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन पक्षकारों को बहस के लिए नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब 18 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अहम फैसला सुरक्षित करेगा और 17 नवंबर से पहले जो लोगों की आस्थाओं से ज्यादा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था उसमें अपना अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह बताएगी कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का अस्तित्व था या फिर वहां पर एक मस्जिद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि विवादित स्थल पर राम का जन्म स्थान था या वहां पर एक मस्जिद भी थी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, दिल्ली में सियासत काफी गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में जो है बीजेपी एहतजाज कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने एनआरसी के ताल्लुक से कहा था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हो जाता है तो मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर के मनोज तिवारी ने जो है रद्दअमल भी जाहिर किया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अब जो है बीजेपी हंगामा कर रही है, एहतजाज कर रही है दिल्ली में। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, मनोज तिवारी ने उस पर रद्दअमल भी किया, शिकायत भी दर्ज हो गई, तो अब बीजेपी ये हंगामा क्यों कर रही है?
जी देखिए, साफ तौर पर मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, काफ़ी लंबे समय से इस बात को उठाते रहे हैं कि जैसे एनआरसी के मुद्दे को लेकर असम में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, उसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो दिल्ली में भी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कई सारे बांग्लादेशी जो हैं वो रह रहे हैं और जिनका कोई किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में दिल्ली में एक बड़ी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने कई बार गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी। लेकिन जब इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया, उनसे कहा गया कि मनोज तिवारी हों या दिल्ली के दूसरे बड़े नेता हों, वो एनआरसी के मुद्दे पर ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी एक एक्शन हो, एनआरसी तैयार हो। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर सीधा जवाब दिया कि अगर एनआरसी दिल्ली में भी लागू होती है तो सबसे पहले जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको दिल्ली से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ गया और कहीं ना कहीं जो मनोज तिवारी हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस तरीके से अगर वो बातों को समझते हैं, एनआरसी को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एनआरसी को गलत तरीके से समझ रहे हैं, तो वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। इसकी वजह से जो तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जिनको एनआरसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जो एक मनोज तिवारी जो कि पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, उनको ये कह रहे हैं कि अगर एनआरसी दिल्ली में लागू होती है तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है और गलत बयान है, जिसकी निंदा भी की जानी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार जो है प्रदर्शन अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले युवा मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, जो तमाम मोर्चे हैं दिल्ली बीजेपी के, वो यहाँ पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, हालांकि वाटर कैनन के जरिए पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जब ज्यादा आगे बढ़े तो उनको डिटेन भी किया गया। हालांकि प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि लगातार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन आगे भी किए जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये बयान गलत बयान है, बड़ा बयान है। वो एक पूर्वांचल के बड़े चेहरे या बीजेपी के एक अध्यक्ष को इस तरीके से, उनके लिए इस तरीके की बातों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक, तनकीद हो रही है अरविंद केजरीवाल के उस बयान की, लेकिन जिस तरह से मनोज तिवारी ने भी वजीर आला, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला है, उनके खिलाफ मेंटल स्टेट के खिलाफ उन्होंने बोला है, कहा कि मानसिक संतुलन, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो सही नहीं है। तो ये किस हद तक सही है इस तरह का बयान एक वजीर आला के खिलाफ देना? जी देखिए, साफ तौर पर मनोज तिवारी की अगर बात करें तो मनोज तिवारी इस तरीके का बयान पहले भी अरविंद केजरीवाल के लिए दे चुके हैं, चाहे वो कई दूसरे भ्रष्टाचार के मुद्दे हों या दिल्ली में विकास कार्यों के मुद्दे हों। इस पर मनोज तिवारी का हर बार यही बयान आता है सामने कि वो मेंटल स्टेट की बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बातें करते, उस तरीके के बयान देते हैं। अब जब उनको लेकर एनआरसी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आता है तो मनोज तिवारी से जब पूछा जाता है तो इसी तरीके के बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है चुनाव से पहले, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है एनआरसी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का, उनके बयान को घेरने का, कि वो शायद पूर्वांचलियों के हित में ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी जब भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यही उनकी एक बड़ी छवि भी है दिल्ली में अगर बात की जाए तो। कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पूर्वांचल से जोड़कर अब बना दिया। उनका ये कहना है कि अगर वो सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहे हैं, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, तो ऐसे में अगर उन्होंने ये बात कही है तो बहुत गलत बात है। और यही वजह है कि अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया और इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपक, जिस तरह से एक बयान को लेकर के ऐसा रिएक्शन बीजेपी दे रही है, और इतना ही नहीं, इसको एक नेशन वाइड मुद्दा बना रही है, यूपी बिहार का मुद्दा इसमें ला दिया है इस बयान को लेकर के, ऐसे में काफी नेगेटिव पॉलिटिक्स खेली जा रही है बीजेपी की जानिब से। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव से पहले इस तरीके के हथकंडे हर पार्टी जरूर शुरू करती है, और कहीं ना कहीं बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है, क्योंकि एनआरसी को लेकर बीजेपी पहले भी कई बार बयानबाजी कर चुकी है। और खासतौर पर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पूर्वांचलियों की जहाँ तक बात है, यूपी बिहार से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसे में वो उनके मुद्दे कई बार उठा चुके हैं। लेकिन जब उनको इस तरीके का मौका मिलता है, जब मनोज तिवारी पर सीधा कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी या यूं कहे अरविंद केजरीवाल, तो उस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके पूर्वांचलियों की तरफ ले चलते हैं। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ मनोज तिवारी पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम पूर्वांचलियों पर हमला कर रहे हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं और काफी समय से रह रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर एनआरसी के मुद्दे पर इस तरीके का बयान अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री देता है तो वो बयान कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचलियों के लिए है जो दिल्ली में रह रहे हैं। एक पॉलिटिक्स पैटर्न जो कि बीजेपी में देखने को मिल रहा है कि अगर किसी बीजेपी लीडर या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला जाए तो वो बीजेपी के नहीं पूरे मुल्क के खिलाफ समझा जाता है। इस तरह की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी काफी अरसे से खेलती हुई नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया दीपक आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए इमामों को तनख्वाह देने का ये पूरा मामला है। बीजेपी ने केजरीवाल को निशाना बनाया है। विजेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाया है कि इमामों को तनख्वाह
क्यों दी जाती है? मंदिरों के महंतों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है? केजरीवाल को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए इमामों को तनख्वाह देने का ये पूरा मामला है। विजेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाया है कि इमामों को तनख्वाह क्यों दी जाती है, मंदिरों के महंतों को क्यों तनख्वाह नहीं दी जाती। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जिस तरह से बीजेपी निशाना बना रही है कि अरविंद केजरीवाल को, और अब इस निशाने में जो है उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी लाया है कि इमामों को तनख्वाह क्यों दी जाती है, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपने जो इमाम है, मस्जिदें जो उसके तहत आती हैं, 180 के करीब इमाम हैं और मौजिन है, यानी 200 के आसपास ये लोग हैं, इनको वक्फ बोर्ड ने 16,000 और 18,000 सैलरी देने का ऐलान किया था और वो ये सैलरी दी भी गई थी। लेकिन अब इससे बड़ा कदम उठाते हुए जो प्राइवेट इमाम है, तकरीबन 1200 के करीब इमाम हैं, जिनको वक्फ बोर्ड ने 12,000 और 14,000 जो तनख्वाहें हैं उनको वजीफे का नाम दिया गया है। कहा है कि ये हम उनको दिए गए, उस तरह के चेक दिए गए, उनके अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट भी हो गई है, कल डिपॉजिट हुई है। इस तरह की हमारे पास जो है शवाहिद मौजूद हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी ने एक सवाल उठाया है। हालांकि देखा है कि इससे पहले कि केजरीवाल को लेकर के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, एनआरसी को लेकर के टकराव हुआ, और अब बीजेपी ने एक दूसरा सवाल उठाया है कि जब इमामों को, प्राइवेट इमाम को आप सैलरी दे रहे हैं तो आप महंतों को क्यों नहीं देते? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार ने 33 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है और उसी से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कई जो इमाम हैं उनको सैलरी दी है और दूसरे जो कई मामलों में जो है मुआवजा या मदद करने की कोशिश की है। जैसे सबरेज अंसारी की वाइफ शाइस्ता अंसारी को 5 लाख रुपए दिए और इसी से मॉब लिंचिंग का एक वाकया हुआ था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उनको भी 5 लाख रुपए का जो है एक तरह से मदद की थी। तो इसको लेकर के देखा जाए तो एक तरह से बीजेपी विवाद खड़ा करना चाहती है। हालांकि वक्फ बोर्ड किस तरह से इसको कर रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि इतने पैसे हों। बहरहाल इसको जहाँ जो है वो इमामों की तरफ से इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, तो बीजेपी इस पे सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो दिल्ली वक्फ बोर्ड है जो एक बॉडी है जिसके तहत इमाम आते हैं, मस्जिदें आती हैं और रेगुलेट करता है, लेकिन महंतों के लिए ऐसा कोई बोर्ड या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनको रेगुलेट करता हो। फिर एक दूसरी बात ये भी है कि मंदिरों में जो महंत होते हैं उनके पास चढ़ावा आता है, इमामों के पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती, उनकी सैलरी कम होती है। तो बहरहाल ये सवालात अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा सवाल अपनी जगह खड़ा किया है। जी बिल्कुल खुरम, बीजेपी ने जो सवाल खड़ा किया है इस पर फिर से सियासत होगी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई जवाब आया है? क्योंकि उन्होंने सीधा जो है सवाल जो है अरविंद केजरीवाल पर उठाया है, दिल्ली सरकार पर उठाया है कि क्यों ऐसा होता है, तो कोई जवाब बयान आया हो इंतजामिया की जानिब से? देखिए, क्योंकि इक़दाम दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ है और ये सवाल उठाया है, अभी इसका जवाब नहीं आया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि दिल्ली में कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इससे पहले मस्जिदों की एक लिस्ट जारी की गई थी दिल्ली के मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा के जरिए, उसके बाद एनआरसी का मुद्दा उठाया गया और अब इसके बाद एक बार फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो इमाम है, प्राइवेट इमामों को सैलरी देने का मसला उठाया गया। तो इन तमाम चीजों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली की सियासत जो है वो अब आगे बढ़ेगी, लेकिन सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अभी तक इसका सीधे तौर पर जवाब नहीं आया है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से और ना ही जो है दिल्ली सरकार की तरफ से। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। बुलंदशहर तशद्दुद के कलीदी मुल्जिम योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें इस तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध शहीद हो गए थे। ख्याल रहे कि इससे कब्ल इस तशद्दुद के मुल्जिम जीतू फौजी समेत 6 मुल्जिमान को भी जमानत मिल गई थी। जब ये मुल्जिम जमानत पर रिहा होकर बाहर आए थे तो उनका फूलों से इस्तकबाल हुआ था। इस्तकबाल की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मामले में कत्ल के कलीदी मुल्जिम बजरंग दल के लीडर योगेश राज को हाई कोर्ट से जमानत के हवाले से उनके वकील ब्रनुभूषण ने मीडिया को तफसीलात फराहम की। 124A के अतिरिक्त अन्य सभी धाराओं में पूर्व में जमानत हो चुकी थी। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे 124A में जमानत दे दी गई है। जब उसका आदेश प्राप्त होगा तो अभी लगता है संभावना 3-4 दिन में उसकी रिहाई हो जाएगी।
कितने सर लोगों की योगेश राज से अलग कितने और लोगों की जमानत हुई है? इस पूरे प्रकरण में लगभग अब तक 22 लोगों की जमानतें हो चुकी हैं और 44 लोग इसमें बंद हुए थे। जिन लोगों पर अभी तक मर्डर का चार्ज है उनमें से किसी की जमानत अभी तक नहीं स्वीकार हुई। योगेश राज पर भी सर मर्डर का चार्ज लगा हुआ योगेश राज पे मर्डर का चार्ज नहीं। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर से यूएनएससी में हाफिज सईद के लिए गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने यूएनएससी में कहा कि हाफिज सईद को पाकिस्तान के बैंक जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो 1.5 लाख रुपए माहाना जो है बैंक से निकाल पाए ताकि वो अपना और अपने अहलखाना का खर्च जो है वो पूरा कर सके। यूएनएससी ने पाक के गुहार को मंजूर कर लिया है। यूएनएससी ने हाफिज सईद के बैंक खातों पर 2008 में पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से यूएनएससी में हाफिज सईद के लिए गुहार लगाई गई है उस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि जो खाते सीज हो गए थे उनको खोला जाए हाफिज सईद। देखिए, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के साथ कितना गहरा याराना है, फिर से एक बार इस बात का सबूत सामने आया है। एक तरफ जो है वो आतंकवाद और आतंकवादी पूरी दुनिया के दुश्मन हैं, वहीं यही आतंकवादी आज पाकिस्तान के गहरे दोस्त बने हुए हैं। आतंकवाद कोई किसी एक देश का दुश्मन नहीं है, इंसान का दुश्मन नहीं है, इंसानियत का भी दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है। और इसलिए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो एक बार फिर से लोगों के सामने जो है पूरी दुनिया की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। और ऐसे लोग जो है वो किसी भी रूप में किसी भी तरह से आतंकवादियों को का संरक्षण दे करके बच नहीं सकते। हमारे वजीर खारजा ने कहा कि टेररिस्तान से बात नहीं हो सकती। ठीक बात है, आतंकवाद की फैक्ट्री जहाँ पर कि आतंकवादियों का उत्पादन हो रहा है उसमें क्या बात करी जाएगी उससे? जब तक आतंकवादियों का उत्पादन पाकिस्तान की धरती से बंद नहीं होगा तब तक किस बात की बात? डोनाल्ड ट्रंप बार बार पेशकश कर रहे हैं कि हमें बातचीत कराने के लिए हम तैयार हैं। उस बारे में भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, कश्मीर के मुद्दे पर किसी को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर गए, आकर बयान दिया कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। क्या चाहते हैं डेमोक्रेसी? जहाँ पर हिंदुस्तान के झंडे जलाए जाए और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाए, वो जो डेमोक्रेसी होती है क्या? ये वाली डेमोक्रेसी तो नहीं चलेगी। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला कर्नाटक से है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक मुस्लिम नौजवान के साथ पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। नौजवान एक शॉपिंग मॉल में मुलाजिम है, तभी कुछ लोग आए और उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। मुस्लिम नौजवान का इल्जाम है कि पिटाई करने वालों ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केसीआर हुकूमत को झटका दिया है। आपको बता दें, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने डेंगू के बढ़ते केस पर तशवीश का इजहार करते हुए रोकथाम के इक़दाम करने का केसीआर हुकूमत को मशवरा दिया है। सितंबर के पहले बकिया में तेलंगाना में डेंगू के 138 केस थे, जो बढ़कर 300 से जायद हो गए हैं। वाज़ेह है कि महकमे सेहत के ओहदेदार रोकथाम के इक़दाम की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने डेंगू के बढ़ते केस पर काबू पाने में नाकामी की सूरत में महकमे सेहत के चीफ सेक्रेटरी को समन जारी करने की वार्निंग दी है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।